सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने के लिए घोषणा की गई थी। उसके संबंध में यानी अग्रिम वेतन देने के संबंध में कर्मचारियों के संबंध में वो आदेश जारी हो चुका है। कर्मचारी अब अपना अग्रिम वेतन प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक लिमिट रखी गई है। वो लिमिट क्या है, साथ ही कितना वो अग्रिम वेतन प्राप्त कर सकता है, उसको क्या इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्मिक स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, डीडीओ स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, उसके साथ साथ कौन सा वो पोर्टल है जहां पे उसको आवेदन करना होगा, अपना आपत्ति पत्र पेश करना होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही ये भी करेंगे कि ये जो अग्रिम वेतन आवेदन पत्र है कर्मचारी को कौन सी तारीख तक भरकर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों एक और बात बोल देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें ना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस आदेश की, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से सर्कुलेशन जारी किया गया है। ये सर्कुलर जो जारी किया गया है उसका सब्जेक्ट है अर्न सैलरी एडवांस ड्रॉल एसएस स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉय, यानी राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उसके लिए स्कीम शुरू की गई है कि वो अपना वेतन अग्रिम ले सके। ये आईएफएमएस थर्ड के ऊपर लागू होगा। साथ ही ये 1 जून 2023 से सभी कर्मचारियों के ऊपर लागू है। अर्थात अग्रिम वेतन की जो सुविधा है वो आईएफएमएस 3.0 पर प्रदान की जाएगी। साथ ही इस योजना का जो शुभारंभ है वो 1 जून 2023 से सभी कर्मचारियों के लिए है। 1 जून 2023 से ये कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक एनेक्सर 1 भी जारी किया गया है। ये एनेक्सर 1 बताता है कोर फीचर ऑफ स्कीम एंड रोल एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय डीडीओ एंड राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड। अर्थात योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो कर्मचारियों की भूमिकाएं हैं, कर्तव्य है, डीडीओएस और राजस्थान वित्तीय सेवा वितरण लिमिटेड की ओर से कर्मचारियों की क्या भूमिका इसमें रहेगी, तो कर्मचारी क्या आवश्यकता है कर्मचारियों के लिए। तो सबसे पहले द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कैन अवेल दिस फैसिलिटी एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी। अर्थात सरकारी कर्मचारी है वो अपनी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है दोस्तों कि द एम्प्लॉय विलिंग ऑफ अवेल दिस फैसिलिटी हैव टू लॉग इन टू आईएफएमएस 3.0 थ्रू देयर एसएसओ आईडी, यानी अगर कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है या लाभ उठाने के इच्छुक है तो उसे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आईएफएमएस 3.0 लॉगिन करना होगा और कर्मचारी श्रमिक सेवा के माध्यम से वित्तीय संस्थान जो है एथोराइज बाई RFSDL उसको अपनी सहमति दे देगा। साथ ही दोस्तों अगला नंबर पॉइंट है कि एम्प्लॉय में बी इंटाइल द रिक्वेस्ट डायरेक्टली ऑन सर्विस प्रोवाइडर, यानी एम्प्लॉय चाहे तो सेवा प्रदाता से डायरेक्ट अनुरोध भी कर सकता है और अपना उपक्रम प्रस्तुत कर सकता है, यानी अपनी जो सहमति है वो दे सकता है। उसके बाद में IFMS 3.0 पर लॉगिन कर सकता है और OTP के आधारित अपनी सहमति प्रस्तुत कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि सेवा प्रदाता जो कंपनी होगी यानी RFSDL जो वित्तीय संस्थान है उसके अनुरूप अनुबंध पूरा होने पर एक बार में मान्य होगा। आगे बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 4 की, कि कर्मचारी को अगर ये अपना अग्रिम वेतन लेना है तो कर्मचारी को महीने की किस तारीख तक अग्रिम वेतन, अर्थात पॉइंट नंबर ये 5 यानी 5 ये कहता है कि अगर कर्मचारी ने अपना अग्रिम वेतन लिया है तो 21 तारीख तक जो अर्जित वेतन लिया है वह वेतन वर्तमान वेतन से वसूल किया जाएगा। वर्तमान में जो वेतन है उसे जो अग्रिम वेतन है वसूल किया जाएगा। उसके विचार विमर्श के बाद और बदलाव किए जा सकेंगे। साथ ही कर्मचारी डीडीओ के लिए डेटा अपडेशन के अनुबंध के अनुसार 22 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी को जो अग्रिम वेतन दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा उसकी एक लिमिट तय की गई है कि 50% से अधिक एक माह में वो नहीं ले सकता, यानी एक माह में अग्रिम जो राशि है शुद्ध देय राशि है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। कर्मचारी एक महीने में कई आहरण या अग्रिम ले सकता है, लेकिन ये ऊपरी सीमा यानी 50% से ऊपर नहीं हो सकता। साथ ही पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि प्रत्येक लेन देन पर आपको एक शुल्क लग सकता है। शुल्क लगा ट्रांजैक्शन चार्ज जिसे बोल सकते हैं, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, वो भी देनी हो पड़ेगी। इसके लिए जो सेवा प्रदाता कंपनी है तो उसके ट्रांजैक्शन की जो फीस है वो समय समय पर जो अपडेट
किए जाएंगे चार्ज या शुल्क जिसे बोलते हैं, वो कर्मचारी से वसूल किया जाएगा। यानी कर्मचारी वो शुल्क देगा अगर अपना अग्रिम वेतन चाहता है। किसी भी मामले में यदि सरकार सेवा प्रदाता को अर्जित वेतन की अग्रिम निकासी को रोकने के लिए संचार भेजती है, यानी कोई मैसेज भेजती है, तो सभी कर्मचारियों के लिए, विशिष्ट कर्मचारियों के समूह के लिए, तो वित्तीय संस्थान उसे तत्काल प्रभाव के लिए रोकने के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही आईएफएमएस जो है विल प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी तरह बात करें हेड ऑफ ऑफिस या डीडीओ, इसके लिए क्या कार्य रहेंगे, यानी हेड ऑफ ऑफिस का या डीडीओ का इसमें क्या रोल रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि आईएफएमएस पर कर्मचारियों की जो डिटेल है, आईएफएम एचओडी या डीडीओ आईएफएमएस पर कर्मचारी के डेटा को अपडेट करेंगे। उसके लिए कर्मचारी द्वारा किए गए अंडरटेकिंग के आधार पर एचओडी जिम्मेदार रहेगा। यानी कोई भी कार्य करने के लिए उससे पहले एचओडी और डीडीओ कर्मचारी के आईएफएमएस को अपडेट करेंगे। इसी के साथ साथ कर्मचारी द्वारा अगर कोई भी छुट्टी ली जाती है या कोई भी कार्य किया जाता है, तो डीडीओ द्वारा उसके आईएफएमएस को अपडेट किया जाएगा। उसी के अनुसार उपयोगकर्ता कर्मचारी के किसी भी वेतन की कमी है, वीआरएस है, मृत्यु है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, रोजगार की समाप्ति है, छुट्टी आदि जो भी कार्य है, अन्य कोई भी अपवाद स्वरूप है, तो कर्मचारी सेवा प्रदाता को भी साझा किया जाएगा। आईएफएमएस में ये सभी अपडेट होंगे। साथ ही दोस्तों पॉइंट नंबर 2 एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी कहता है कि एचओडी ने किसी विशेष महीने के लिए कर्मचारी को आईएफएमएस में स्टॉप सैलरी के रूप में चिन्हित किया है, यानी सैलरी स्टॉप की गई है तो उस महीने के लिए अग्रिम भुगतान बकाया है, तो डीडीओ को 2 कार्य दिवसों के भीतर स्टॉप एक्शन जारी करने पर बलपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा स्टॉप है वह स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी सेवा छोड़ देता है या पूर्ण अनुपस्थित है, फरार आदि हो जाता है, तो चुकौती योग्य जो राशि है उस पर डेबिट या उसके बाद भुगतान सेवा प्रदाता को चुकाई जाने योग्य राशि निष्क्रिय उपयोगकर्ता कर्मचारी के लिए संभव नहीं होगी। साथ ही अगर कोई कर्मचारी निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो निलंबित कर्मचारी के लिए जो वसूली है वो सेवा प्रदाता द्वारा ही ली जाएगी। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है सर्विस प्रोवाइडर जो है सेवा प्रदाता बैंक अपने आईटी प्लेटफॉर्म पर उक्त के लिए कर्मचारी को सक्षम करेगा अगले महीने के वेतन से वसूली के लिए आईएफएमएस के माध्यम से कार्यालय प्रमुख या डीडीओ को आहरण वितरण और निकासी का डेटा प्रदान भी करेगा। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि हेड ऑफ ऑफिस जो भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो सभी आवश्यक और कटौती करने के लिए उत्तरदायी होंगे। वेतन अग्रिम यानी अग्रिम वेतन की वसूली पर आगे बढ़ने से पहले वैधानिक कटौती और देय राशि जो है उसकी निश्चित रूप से जांच कर ली जाए। इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे आरएफएसडीएल जो राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड विल बी ऑथराइज लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी अंडर अर्न सैलरी एडवांस विड्रॉल एसएस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो अग्रिम वेतन की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस रूल आरएफएसडीएल प्रदान की जाएगी। साथ ही राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड यानी आरएफएसडीएल ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य के द्वारा जो प्रदान की गई वित्तीय संस्थान के माध्यम से राज्य के सभी निर्देशों का पालन हो रहा है। आरएफएसडीएल विल बी यानी कथित जो भी योजनाएं हैं, समन्वय है, सुविधा है, निगरानी नियमित रूप से करेगा, उसके नियमित अध्ययन का भी ध्यान रखेगा, यानी राजस्थान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार भी है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए अभी इसको स्टॉप करते हैं। इसके प्रोसेस कैसे होगा वो अगले वीडियो में जानेंगे। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने